हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबके एनुअल एग्ज़ाम चल रहे होंगे भी जो 11th क्लास में हैं स्टूडेंट्स। और अभी जैसे 26 तारीख को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। जो एग्ज़ाम आपका 13 तारीख से था वो 27 तारीख को हो गया है, ठीक है। तो हम आपके केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो पी ब्लॉक है, चैप्टर नंबर 11 वो स्टडी कर रहे थे। हमने केवल इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा था उसका। आज हम उस चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं जो कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने वाली है, रासायनिक गुण, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ आप क्लियर करें, जैसे वर्ग नंबर 13 पढ़ा हमने। 13 वर्ग वाला कौन सा होता था? बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन परिवार, ठीक है। इसी तरीके से हम 14 वर्ग पढ़ेंगे कार्बन परिवार। तो अभी केवल बोरोन परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने वाले हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़। बोरोन परिवार के रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आप सब एक चीज़ दिमाग में फिट कर लें कि वर्ग नंबर जो 13 है बोरोन परिवार, उनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? +3। कितनी होती है? +3। मतलब जिस भी एलिमेंट से ये रिएक्शन करेंगे, ऐसे रिएक्शन करेंगे कि इनकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी रहे? +3, ठीक है। उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले आयनन एंथैल्पी हमने नॉर्मली अपन परमाणु आकार वाले चैप्टर में पढ़ ली है, ठीक है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ? वायु के साथ। वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। देखो यहाँ पर जो ई लिखा हुआ है, ई का मतलब है पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट। जैसे मान लो एल्यूमिनियम ले लिया हमने, क्या ले लिया? एल्यूमिनियम। तो यहाँ एल्यूमिनियम लिख देंगे +3। तो ये इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं ये, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो 2 का तो 2 लिख दिया, ये जो 2 है, ई की जगह एल्यूमिनियम लिख दिया +3O2 और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? 2Al2O3, ठीक है। तो इस तरह से इसको बैलेंस करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने हो गए? 4। तो हम ये एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना कर देता हूँ मैं? 4, ठीक है। इसमें भी आप थोड़ा देखें, 2 दूना 4 हो रहा है। और तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा चेंज करें बुक में, यहाँ पर 2 की जगह क्या करना है आप सबको? 4। ऐसे ही रिएक्शन किसके साथ? वायु में तो नाइट्रोजन गैस भी होती है, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। और इन तत्वों की भी कितनी होती है? 3, बोरोन परिवार की। तो अब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? En। कैसे? देखें इधर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप नोट डाउन कर लें। अब देखें आगे, जैसे मान लो एल्यूमिनियम ही ले लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? नाइट्रोजन से। तो ये क्या बनेगा? Aln। लेकिन नाइट्रोजन तो कितने हैं यहाँ पर? 2। और एल्यूमिनियम भी कितना? यही है। तो यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं? 2। तो ये भी 2 और ये भी 2। तो इस तरह से हम, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 और नाइट्रोजन की भी कितनी होती है? 3। तो दोनों बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन वैलेंसी के फिर हमने 2 आगे लगा दिया है, ठीक है। इस तरह से तो वायु में जब भी रिएक्शन आ जाए तो ऑक्सीजन से भी होगी और नाइट्रोजन से भी होगी। चलें आगे, और क्या बोल रहा है इसमें? तो ऑक्साइड ध्यान रखें, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड इस टाइप का, और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? नाइट्राइड इस टाइप का। चलें आगे। अब है इसके अंदर अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन। अम्ल तथा क्षार के साथ रिएक्शन। अम्ल से कैसे रिएक्शन करेंगे और क्षार के? ध्यान से सुनना। जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम ये उभयधर्मी ऑक्साइड का काम करता है, मतलब उभयधर्मी प्रॉपर्टी। ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम HCl से भी रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं रिएक्शन। और यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है बेस से भी रिएक्शन कर रहा है, क्षार से भी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो कैसी प्रकृति दर्शाएगा? उभयधर्मी। देखो ये लिखा हुआ उभयधर्मी गुण, ये वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, उभयधर्मी गुण। और वैसे भी उभयधर्मी गुण कौन कौन से तत्व दर्शाते हैं? उभयधर्मी गुण, वो उनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है।
ये जो तत्व है ये उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं, ठीक है। इनको याद करने का तरीका है बेसन गाल जीभ पर ऐसे, ये है ध्यान रखना है, ठीक है। बेसन गाल जीभ पर ऐसे, ये तत्व उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये। चलें आगे चलते हैं। अब रिएक्शन किसके साथ होने वाली है? हेलोजन के साथ। हेलोजन के साथ, हेलोजन कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? -1। मतलब ये किसी से भी रिएक्शन करेंगे तो कितना बॉन्ड बनाएंगे? 1। और हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? 13 वाले ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? +3। मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लिया तो हेलोजन के साथ कितने हेलोजन कनेक्ट होंगे? 3। तो देखें आप, ये रहा। अगर यहाँ पर मेटल लेते हैं कुछ भी तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? EX3। आप खुद ही सोचें, हेलोजन की वैलेंसी कितनी? -1, ठीक है। और ग्रुप 13 की वैलेंसी कितनी? +3। तो वो तो हेलोजन तो चाहेंगे एक बॉन्ड बनाना और ये चाहेंगे कितने बॉन्ड बनाना? 3। तो ये 3 है, तो इनके साथ में ये 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट है, इसकी कितनी वैलेंसी है? 3। तो अब इसके साथ में कितने कनेक्ट होने चाहिए? 3। तो 3 कनेक्ट होंगे तो एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, तो ये तो एक ही है, लेकिन इधर क्लोरीन कितने हैं? 3। तो इस तरह से EX3 टाइप के हेलाइड बनाएंगे ये, जैसा दे रखा है इसमें। आगे अब ये देखें, एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब AlCl3 की बोतल के चारों ओर, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसकी बोतल को इसके अंदर अगर बोतल के अंदर रखेंगे तो उसके चारों ओर सफ़ेद धुआं हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो देखो, निर्जलीय का मतलब है पानी नहीं मिला होना, तो निर्जलीय AlCl3 है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर की नमी को सोख लेता है, ठीक है। और उसके कारण वो जल अपघटित, मतलब उससे रिएक्शन करके HCl गैस उत्सर्जित करता है, HCl गैस बाहर निकालता है, ठीक है। इसकी वजह से वो सफ़ेद धुआं बनते हैं। तो जो सफ़ेद धुआं बनती है वो कौन सी गैस के हैं? HCl के हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। आगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोरोन की प्रवृत्ति तथा असंगत व्यवहार। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 13 के तत्वों में बोरोन अन्य तत्वों से अलग व्यवहार दर्शाता है। अलग व्यवहार का मतलब असंगत व्यवहार। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण वाला क्वेश्चन पूछे तो इसका कारण वाला क्वेश्चन देखो यहीं पर मिल गया आपको, सीधा सा मैं बता देता हूं। ये रहा। एक तो बोरोन में D कक्षक अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? 4, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, इसका आकार क्या होता है? छोटा, ठीक है। और के बजाय इसका आकार क्या होता है? छोटा, ठीक है। तो ये 2 कारण जरूर ध्यान रखें। एक तो D ऑर्बिटल क्या होते हैं? एब्सेंट, और इसका आकार क्या होता है? छोटा, ठीक है। ये 2 कारण जरूर ध्यान रखें असंगत व्यवहार, अलग व्यवहार दर्शाने के। चले, ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना। अभी जो मैंने बताया वही है, D कक्षक की अनुपस्थिति वाला, तो इसको जरूर देख लेना आप। चलिए आगे चलते हैं। अब है बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, और इन यौगिकों में सबसे पहला यौगिक कौन सा पढ़ने वाले हैं? बोरेक्स, ठीक है। तो बोरेक्स क्या होता है ध्यान रखें। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन कि बोरेक्स का सूत्र क्या है, तो ये याद रखेंगे, Na2B4O7.10H2O। पिछले साल 11th के जो एनुअल एग्जाम थे, वार्षिक परीक्षा, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि बोरेक्स का सूत्र बताओ, तो याद रखेंगे Na2B4O7.10H2O। इसके अंदर क्या होता है? चतुष्केंद्रीय इकाइयाँ, ये यूनिट्स होती है, तो ये जुड़ी होती है इसके अंदर। और जब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? वाटर से, तो क्या निकलेगा? NaOH, और साथ में क्या बनेगा? H3BO3, जिसको क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है बोरेक्स मन का, ठीक है। तो बोरेक्स मन का परीक्षण, तो ये जरूर ध्यान रखें क्या है। देखो, गर्म किए जाने पर जो बोरेक्स है, बोरेक्स का सूत्र क्या पढ़ा अभी अपन ने? Na2B4O7.10H2। तो जब इसको गर्म करेंगे तो जल के अणु का निष्कासन, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और फूल जाएगा, ये फूल के। और अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल कांच जैसा हो जाएगा, पारदर्शी, ठीक है।
कांच के समान ठोस में बदल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बोरेक्स मनका। तो इसकी रिएक्शन आ जाएगी, बोरेक्स मनका जो टेस्ट होता है परीक्षण, उसकी रिएक्शन बताओ। तो ये तो बोरेक्स है, इसको गर्म करेंगे तो इसमें से वाटर बाहर निकल गया, और गर्म करेंगे तो क्या बन गया, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्रेट। ठीक है, तो ये बोरेक्स मनका का फॉर्मूला हो गया, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। आगे अब अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का आप सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला याद रखें, H3BO3। ठीक है ना, कैसा होता है, व्हाइटिश होता है और क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलीय होता है और साबुनी जैसा स्पर्श, मतलब थोड़ा चिकना होता है, चिपचिपा होता है, जल में नहीं घुलता है लेकिन गर्म करेंगे तो पानी में घुल जाएगा। ठीक है, साबुन की जैसे। इसे बोरेक्स के जलीय विलयन में अम्लीकृत करके बनाते हैं। ये है बोरेक्स का फॉर्मूला, Na2B4O7। इसके अंदर क्या मिला देंगे, एसिड, और साथ में क्या मिला देंगे, वाटर। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको क्या इससे क्या बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। जो ये दे रखा है इसी को बोलते हैं H3BO3। देखो इसमें कैसे लिख रखा है, यूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H कितने हो गए 3, B कितना हो गया 1 और O कितने हो गए 3। तो ये है ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला। चले आगे। ये इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपसे बन जाए तो अच्छी बात है। आप सबसे इंपॉर्टेंट तो है बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखें, H3BO3 सबसे इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला याद रख ले तो काफ़ी है, स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछी जाएगी। आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है बोरिक एसिड से, ये देखें यहाँ से। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय एसिड है। मतलब आपने 7 चैप्टर में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाले में कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। तो उसके अंदर ये एसिड कैसा है, वीक एसिड है। ये प्रोटोनी अम्ल नहीं है, मतलब इसके अंदर से H+ बाहर नहीं निकलता है, परंतु हाइड्रोक्सिल आयनों से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण ये कैसा नेचर बताता है, लुईस एसिड। कैसा है ये, लुईस एसिड। लुईस एसिड और लुईस बेस हमने पढ़ा है। लुईस एसिड किसको कहते हैं, जो लोन पेयर लेते हैं। लुईस बेस किसको कहते हैं, जो लोन पेयर देते हैं। तो ये H+ तो नहीं देता लेकिन लोन पेयर लेता है, इसलिए क्या है, लुईस एसिड है। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर। आगे देखो और क्या कैरेक्टर्स है। 370 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर, 370 केल्विन से अधिक से टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ऑर्थोबोरिक अम्ल किसमें चेंज हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड में, जिसका फॉर्मूला क्या है, HBO2। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या होता है जब बोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है। ठीक है, जो अधिक गर्म करने पर और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये किसमें, तो मतलब रिएक्शन कैसे याद करना है। सबसे पहले तो H3BO3 ये बोरिक एसिड है, इसको गर्म करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, HBO2 में। और अगर अधिक गर्म करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, B2O3। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये वाली रिएक्शन। चलें आगे। ये रहा क्वेश्चन, बोरिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल क्यों माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। बोरिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल इसलिए मानते हैं क्योंकि यह अपने प्रोटॉन का निष्कासन नहीं करता। अभी बताया मैंने, H+ तो नहीं देगा लेकिन जल के अणु से हाइड्रोक्सिल आयन ग्रहण करके अपना स्टक पूर्ण करता है, तब जाके क्या निकालेगा, ये H+। ठीक है, तो इसलिए ये दुर्बल क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो ये है बोरोन के कुछ यौगिक। ठीक है, और अब हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइबोरेन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, इसके कैरेक्टर से, इससे कैसे कौन से किससे क्या रिएक्शन करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, और कल की क्लास कोई मिस नहीं करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मुश्किल से एक कल की क्लास और एक और क्लास, उसके अंदर P ब्लॉक वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कंटिन्यूटी बना के आप इसको वीडियोस को देखते रहें। आपके एग्जाम में ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था कितने मार्क्स का है ये, 11 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तरह से मान के चले कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी आने वाले जो एनुअल एग्जाम है 26 तारीख का, उसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी बना के वीडियोस देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि 1 मई से हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का। 27 तक तो आपके एग्ज़ाम है, केवल 4 दिन का आपको गैप मिलने वाला है। 1 मई से 12th क्लास के और 10th क्लास बोर्ड क्लासेस जो है और एग्रीकल्चर के हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 2 दिन का डेमो रहेगा और जो भी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे,
फीस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फीस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, 100-500 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है रिजल्ट, ठीक है। जो बच्चा रिजल्ट सोच के आएगा और जो बच्चा मई से 1 मई से लगेगा उसी का रिजल्ट बन पाता है। कारण 2 महीने तो वो पीछे हो जाएगा अगर जुलाई या अगस्त में ज्वाइन करेगा तो, क्योंकि उस स्पीड से वो उस टाइप से वो कोर्स नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से आप 1 मई से जुड़ने की कोशिश करें हमसे। 1 मई से 8 बजे से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन मैं आपको बिल्कुल बेसिक कराता रहूँगा 11th क्लास का, और 12th क्लास का बैच 1 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आनंद के साथ स्टडी करते रहे। टिल देन बाय, कल मिलते हैं।